पटना गया रेलखंड पर कड़ौना होल्ट के समीप ट्रेन से कटकर एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक सलेमपुर गांव के रोशन कुमार बताया जाता है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर जीआरपी थाने की पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक रोशन आज सुबह घर से पटना जाने के लिए निकला था, जो जहानाबाद स्टेशन से ट्रेन पकड़कर पटना जा रहा था। तभी कड़ौना होल्ट के समीप ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। घटना ही जहानाबाद से पटना जा रहा था और सलेमपुर गांव के रहने वाला है। इसी दरमियान में कड़ौना से आगे होल्ट से थोड़ा दूर आगे बढ़ा तो कैसे गिरा का हुआ जो जानकारी है ना। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने से पता पब्लिक से लगा कि वो कट गया तो हम लोग पहुँचे, देखे कि भाई फलन है। कौन? रोशन कुमार नाम है। अच्छा, उम्र करीब 25-26 बरस है। अच्छा, तो क्या काम करते थे? पढ़ाई लिखाई करता था। अच्छा, पढ़ाई को उद्देश्य से पटना जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे? न पढ़ने के व्यू से कुछ जा रहा था, पढ़ाई के व्यू से पटना। जहानाबाद में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मादक द्रव्यों के व्यापार आदि में प्रयुक्त वाहनों का नीलामी किया गया, जिसमें टोटल 47 गाड़ियों का नीलामी किया गया। 47 गाड़ियों के लिए कुल आवेदन 357 प्राप्त किए गए थे। 47 गाड़ियों में से 4 पहिया वाहन 16, 2 पहिया वाहन 25, 3 पहिया वाहन 6 का नीलामी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें 31 गाड़ियों पर आवेदन प्राप्त हुआ था। 13 वैसे गाड़ी थे जिस पर एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और 3 ऐसे गाड़ी थे जिस पर एक लोगों ने आवेदन जमा किया था, जिसके बारे में उत्पाद अधीक्षक कृष्ण मुरारी ने बताया कि जिस एक गाड़ियां का आवेदन प्राप्त हुआ है उसकी नीलामी अगले बार की जाएगी। जो जब्त गाड़ी है थाना द्वारा उत्पाद द्वारा उसकी नीलामी हो रही है, जिसे जिला पदाधिकारी द्वारा राजपाट किया जा चुका है। इसकी नीलामी है। टोटल 47 गाड़ियों की नीलामी आयोजित की गई थी, जिसमें 31 पर आवेदन है, 13 पर बिल्कुल ही आवेदन नहीं है और 3 पर एक आवेदन। तो एक आवेदन है उसका हम लोग अभी तक नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन में भी एक रहेगा तो करेंगे। इसमें 4 पहिया वाहन 16, 3 पहिया 6 और 2 पहिया वाहन 25। कुल कितने आवेदन आए थे? कुल आवेदन 357 है। अब तक नीलामी चल रही है सर? अभी तक चल रही है। भीड़ है अभी तक। जहानाबाद समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अपराध संगोष्ठी में पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन और मंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे के अलावे सभी थाना एवं ओपी प्रभारी के साथ साथ डीआईओ प्रभारी भी मौजूद थे। इस मासिक अपराध संगोष्ठी में पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने बारी बारी से सभी थाना के प्रभारी एवं ओपी अध्यक्ष से लंबित कांडों के बारे में पूछा। उसके बाद वारंटियों की गिरफ्तारी, फरार चल रहे अभियुक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ इस मासिक अपराध संगोष्ठी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने सभी थाना के प्रभारी एवं ओपी अध्यक्षों को निर्देश दिया कि रात्रि गश्ती पर विशेष निगरानी रखें। जिस पुलिस पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए वह अपनी ड्यूटी कर्तव्य एवं निष्ठा पूर्वक करें। साथ ही अपने थाना अंतर्गत प्रतिदिन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए ताकि किसी भी तरह का अपराधी पुलिस के पकड़ से बाहर न जा सके। साथ ही पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने कड़े शब्दों के साथ मौजूद सभी अधिकारियों को बताया कि हमें कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं। लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारी या पुलिस कर्मी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। क्राइम मीटिंग की जा रही है और इस मंथली क्राइम मीटिंग में जो भी हमारे यहाँ के लंबित केस हैं, स्पेशली गंभीर अपराधों के केस, लूट, हत्या और डकैती, इसकी समीक्षा की जा रही है। और इसमें जो फरार अपराध कर्मी हैं उनके विरुद्ध अब तक थानाधीशों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई
या जो भी अभी तक ऐसे कांड हैं जिसमें उद्भेदन नहीं हो पाया है, चाहे वो हत्या का केस हो या लूट और डकैती का, उसकी भी समीक्षा की जा रही है कि इसमें अभी तक जो कांड का उद्भेदन नहीं हो पाया उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। विशेष प्राथमिकता ये दी जा रही है कि इन सभी कांडों में त्वरित उद्भेदन हो और इन कांडों में शामिल अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए। रात्रि गश्ती को लेकर क्या दिशा निर्देश? रात्रि गश्ती के लिए सभी थानाधीशों को स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि उनको अपने थानों को बीट में और सेक्टर में बांटना है। उस हिसाब से उनको वहां पे पुलिस फोर्स लगानी है पदाधिकारी के साथ, जो वहां पे रात्रि गश्ती करेंगे। और सभी जो भी थाने के पदाधिकारी हैं, चाहे वो अनुसंधान को या लॉ एंड ऑर्डर को, सब लोगों को भी स्पेशली दिन के टाइम में ये बताया गया है कि जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां पे पुलिस का कवर होना ही चाहिए। वहां पे हमारा पुलिस का आदमी या ऑफिसर होना ही चाहिए, चाहे वो बाइक चेकिंग की बात हो या फिर अपराध कर्मियों की शिनाख्त की बात हो या फिर उनकी धरपकड़ की बात हो। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिन्हा के केंद्र में मंत्री बनने के बाद जहानाबाद में जदयू के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है। जहानाबाद प्रखंड अध्यक्ष रणधीर कुमार पटेल की अध्यक्षता में जदयू कार्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर रणधीर पटेल ने बताया कि आरसीपी सिन्हा के केंद्र में मंत्री बनने के बाद जदयू कार्यकर्ताओं को काफी प्रसन्नता हुई है। साथ ही आरसीपी सिन्हा से लोगों को यह भी उम्मीद है कि पार्टी में एकजुटता बनाते हुए सबका साथ सबका विकास करते हुए कार्य करेंगे। साथ ही इस मौके पर रणधीर कुमार पटेल ने यह भी बताया कि आरसीपी सिन्हा के मंत्री बनने के बाद जहानाबाद जदयू कार्यालय के साथ साथ अरबल मोड़ पर भी लोगों के बीच में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद परम आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिन्हा, जो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बने हैं, इसी खुशी में हम लोग सभी जहानाबाद जेडीयू के कार्यकर्ता लड्डू बांटकर खुशी मना रहे हैं। मंत्री बनने पर हम लोग से आपस में सब कार्यकर्ता को मिठाई बांटते हैं और खुशी मनाते हैं। क्या क्या यहाँ कार्यक्रम किया गया? क्या यहाँ कार्यक्रम किया गया? कार्यक्रम हम आरसीपी सर को मंत्री बनने पर हम लोग यहाँ मिठाई बांटे हैं सभी कार्यकर्ता को, खुशी में हम सब मिठाई खिलाए। अरवल उत्पाद विभाग की पुलिस ने सहायक अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में NH 139 उमेराबाद के समीप से गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी शराब से भरा ट्रक को बरामद किया है। ट्रक पर सवार चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब से विदेशी शराब की एक बड़ी खेप बिहार के खगड़िया जिले में खपानी थी। उससे पूर्व ही उत्पाद विभाग के पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। शक के आधार पर जांचोपरांत में भारी मात्रा में विदेशी शराब भूसा लदे ट्रक में भूसा के साथ छिपाकर रखी गई थी। फिलहाल विदेशी शराब की गिनती उत्पाद विभाग के पुलिस की देखरेख में सदर थाना में की जा रही है। चालक ने बताया कि अंग्रेजी शराब पंजाब से लाकर खगड़िया जिला में पहुंचाना था, तभी उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़ ली गई है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्पाद टीम के द्वारा अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पकड़ा गया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताया जा रहा है। फिलहाल विदेशी शराब की गिनती की जा रही है और गिरफ्तार ड्राइवर और खलासी को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। अरवल से विश्वनाथ कुमार की रिपोर्ट। सवेरे ही शैलेंद्र कुमार सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के द्वारा वाहन अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच हमको सूचना मिली कि एक औरंगाबाद के तरफ से एक ट्रक आ रही है जिसमें शराब लदी हुई है। ये शराब पंजाब के डेराबस्सी के से लोड किया गया था और खगड़िया जा रहा था। इसमें 2 अभियुक्त पकड़ाया है, ड्राइवर और खलासी। अनुसंधान जारी है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितना शराब है? शराब अभी गिनती जारी है, अभी बता नहीं सकते हैं कि कितना है। कहने वालों ने सच ही कहा है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। हिंदी फिल्म की एक गीत सटीक बैठती है।
जी हां, हम बात कर रहे हैं अरवल जिले के कुर्था प्रखंड अंतर्गत फुलसाथर गांव निवासी महेश राम की धर्म पत्नी उर्मिला देवी की। चूंकि उर्मिला देवी की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में इनके पति ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं ताकि इनके परिवार का परवरिश हो सके। हालांकि 6 बच्चियों में सभी बच्चियां शादी करने योग्य हो गई है, लेकिन आर्थिक स्थिति के अभाव में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बच्चियों के हाथ पीले कैसे किए जाएं। चूंकि रहने को घर नहीं है, मजबूरन एक टुकड़े जमीन पर चारों ओर से खगड़ा व जूट के बोरे से घेर कर रहने को मजबूर हैं। अपने मां के साथ 6 बेटियां रहती हैं। हालांकि इस गरीब मजमूल परिवार के प्रति ना तो राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट हो सका है और न ही जिले व प्रखंड के अधिकारियों का, जिसके वजह से यह गरीब परिवार किसी तरह रहने को मजबूर हैं। हालांकि बरसात के दिनों में अपने 6 बेटियों के साथ मां या तो बगल के देवी मंदिर में सोने को मजबूर रहती है या फिर किसी के घरों के बरामदे में सोकर रात गुजारती है। मानो परिवार को अब तक कोई देखने वाला भी नहीं है। एक तरफ सरकार के आंकड़े कहती है कि अब तक सैकड़ों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया की गई है। जो भूमिहीन गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें भूमि आवंटित कर वासिगत पर्चा दाखिल किया गया है, परंतु इस परिवार की हालात को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार के आंकड़े भी कागजों तक सिमट कर रह गई है। अरवल से विश्वनाथ कुमार की रिपोर्ट। हुआ अच्छा, तो अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं। जो परेशानी है बताइए, क्या क्या परेशानी है? नहीं, इंदिरा आवास कभी नहीं मिला। शौचालय मिला है? कुछ नहीं मिला है। कहाँ कहाँ गई है? गई है, अब मुखिया जी भी गेली है, बाढ़ भी गेली है, सब फार्मों भी भरलक है, तैयो न किसे अभी देरी है ऐसे करके अभी तक न मिलल है। अच्छा, तो कै परिवार रहते हैं इस घर में? इस घर में 7 परिवार। 7 परिवार, 7 मैंने एक ही घर में गुजारा कर। पानी पड़ता है तो कैसे रहते होंगे? पानी पड़ रहा है तो उपीच के रहा है, पानी पड़ रहा है तो उपीच अपन रहा है, 7 परिवार है न। जहानाबाद शहर में जोर शोर से वैक्सीन का कार्य जारी है। इसे लेकर जिला प्रशासन एक दिन में 11,000 लोगों का टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत आज सभी केंद्रों तथा सभी वार्डों में टीकाकरण शिविर लगाए गए हैं और लोग बड़ी संख्या में आकर टीका भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी दल बल के साथ वैक्सीनेशन सेंटर का घूम कर जायजा ले रहे हैं। इस बाबत डीएम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने को लेकर सघन प्रचार प्रसार भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम लोग 11,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने में सफल रहेंगे। इसमें सभी अधिकारी व कर्मी पूरी तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चलाया गया है कि 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका देना है। उसी अभियान के तहत हम लोग पूरे जहानाबाद शहर को हम लोग के टॉप प्रायोरिटी पे चाह रहे हैं कि पूरा 100% वैक्सीनेटेड हो जाइए। तो इसीलिए आज स्टेट गवर्नमेंट से 11,500 टीके लगे हैं, मिले हैं हम लोगों को, वो हम लोग शहर में ही लक्षित करके लगा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? सब लोग जागरूक करने के लिए हम लोग माइकिंग की व्यवस्था किए, अपने जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं सबको फील्ड में भेजे हैं। सब लोग घर घर जा करके सभी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग आइए। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें जो नहीं आ सकती हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ व्यवस्था की है कि लोग जा करके हमारे कर्मचारी उनको घर पे ही टीका दें। क्या फीडबैक मिल रहा है सर? आज लक्ष्य हमारा 11,500। क्या फीडबैक मिल रहा है सर लोगों से? बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग को 5 बजे तक पूरा कर लेंगे 11:30। ग्रामीण इलाकों में सर वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, सर उसके लिए क्या? ग्रामीण इलाके में भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये ज्यादा शहर को प्रभावित करता है। तो पहले हम लोग शहर ही जो है इसमें प्रसारण केंद्र बने थे, तो हम लोग शहर को पहले चाह रहे हैं कि 100% वैक्सीनेटेड हो जाए, फिर उसके बाद गांव की तरफ हम लोग बढ़ें। जहानाबाद में ईंट भट्टा संचालक की अज्ञात अपराधियों ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को सड़क किनारे फेंक दिया। घटना घोंसी थाना क्षेत्र के मेट्रा फॉल स्थित लालसाहिया के समीप की है। मृतक संजय शर्मा परियामा गांव के रहने वाले थे। परिजनों ने बताया कि वह कल शाम में रुस्तमपुर जाने के लिए घर से निकले थे, परंतु देर शाम तक वापस नहीं आए तो परिजनों ने उनके मोबाइल से संपर्क साधने का प्रयास किया, परंतु मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा, जिसके बाद परिजन काफी चिंतित हो गए और उन्हें रात से ही खोजबीन करने लगे, परंतु उनका कहीं अता पता नहीं चल पाया।
आज सुबह संजय शर्मा का शव सड़क किनारे फेंका मिला। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों की माने तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। आवेगा उसको ले लेना, हमको आवे में लेट भी हो सकता है। करीब 5-6 बजे फोन किया, उसके बाद 8 बजे तक 9 बजे तक घर पर नहीं आए। तो फिर घर पर से फोन किया, उनका बचवा तो फोन स्विच ऑफ था। फिर घरे फोन किया अपना चाचा भी कि चाचा देखना पापा का मोबाइल स्विच ऑफ हो से फलना पैसा लेके ले जे भटवा पर बैठे तो भेज दे भटवा पर। तो पैसा घर जाके दिया। उसके बाद वही सब लोग रात भर खोज करने लगे, खोजबीन करते करते नहीं पता चला। तो तगादा में पैसा भी लेकर के आ रहे थे? ना, एको पैसा नहीं। क्या लगता है पहले से कोई दुश्मनी है पुरुष से? पुरुष से तो ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है सर। हम इसी नहीं कि हाँ किसी को हम कुछ बिगाड़े हैं, कोई दुश्मनी था। दुश्मनी बहुत पहले था। मेरा भाई की हत्या हो गया था बच्चा के, वो थी आज से लगता है कि 10 साल पहले 2010 में। उसके बाद किसी से कोई मर्डर उसका हो गया था घर ही पर। उसके सिवा किसी कोई दुश्मनी नहीं है। क्या गोली मार करके हत्या है या पीट करके मार पीट करके है? गोली मार के किया गया था उस समय। अभी तो सर हम लाश को नहीं देखे हैं। कह सकते थे कि माथा में छेद है और देख रहे हैं कि और तो कुछ अभी देख नहीं है कि हम बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गिरजेश शर्मा नाम है। जहानाबाद अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत तमाम आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाने, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत को आधा करने, किसान विरोधी तीनों काले कानून को वापस तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा के सवाल पर जहानाबाद में जुलूस निकालकर अरवल मोड़ पर सभा किया गया। जुलूस में रसोई गैस सिलेंडर तथा मोटरसाइकिल को खींचते हुए अरवल मोड़ पर पहुंचकर जानलेवा महंगाई का विरोध किया। किसान महासभा द्वारा आहूत कार्यक्रम का नेतृत्व राज्य सचिव कॉमरेड रामाधार सिंह आदि कर रहे थे। अरवल मोड़ पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। महंगाई के कारण भरपेट खाना मुहाल हो गया है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत भारत के सभी पड़ोसी देशों में कम है। केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थ की खरीदारी से ज्यादा टैक्स थोप दिया है। आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। जैसा कि पूरा देश जानता है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का दाम चरम सीमा पर पहुंच गया है। उस समय पहुंच गया है जब कच्चे तेल का दाम विश्व मार्केट में गिर गया है। जब 147 रुपये प्रति बैरल, जब 147 रुपये $147 का प्रति बैरल था, उस समय हमारे देश के अंदर 45 रुपये लीटर जो है तेल था, डीजल पेट्रोल था। आज जो है जब $61 का एक बैरल जब मिलना शुरू हुआ तो 100 का पार दोनों के दोनों चला गया है। जरूरत के चीजों में रसोई गैस का दाम, हर लोग जानते हैं कि रसोई गैस का दाम आज 950 रुपये पर आज पहुंच गया है। इस तरह से अप्रत्याशित वृद्धि होते चला गया है। इसका कुल बोझ जो है देश के जो गरीब लोग, जो खटहाल लोग हैं, उनके ऊपर डाले जा रहे हैं। क्योंकि मान लिया जाए कि डीजल का दाम बढ़ेंगे तो ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, और ढुलाई का खर्च बढ़ने का मतलब है कि तमाम चीजों का दाम बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का दाम को आप आधा करिए, और साथ ही साथ गरीबों के लिए 10 किलो अनाज प्रत्येक महीने के हिसाब से अगले 6 महीने तक, जब तक के जो है यह कोरोना का मार खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उसको जिंदा रहने के लिए कम से कम 10 किलो अनाज आप दीजिए। इसी के लिए जो है आज यह राष्ट्रव्यापी हमारा कार्यक्रम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं महंगाई के विरोध को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बिहार प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक कैलाश पाल, संजीव शर्मा, कर्मवीर, वेंकटेश शर्मा ने भाग लिया।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं खाद्य पदार्थों के मूल्य में हो रहे बेतहाशा वृद्धि को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आम जनता के हित को देखते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। इसी क्रम में जहानाबाद प्रखंड मुख्यालय पर 10 जुलाई को थाली पीटकर प्रदर्शन किया जाएगा एवं 14 जुलाई को जिला मुख्यालय में साइकिल मार्च निकालकर विरोध जताया जाएगा। पर्यवेक्षक द्वारा यह भी कहा गया कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा कई बार विरोध दर्शाया गया है, लेकिन केंद्र की निरंकुश सरकार पर इसका कोई असर नहीं है। इस सरकार को जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स लाद कर अपने खजाना को भरने लगी है। देश के इतिहास में 2 महीनों में 29 बार पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि कभी नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी जनमानस के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर मूल्य वृद्धि नहीं रुकी तो आंदोलन के माध्यम से उखाड़ फेंकेंगे। अरवल में एक बीएसएफ जवान को पटना एसटीएफ और अरवल पुलिस ने मिलकर हथियार के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 2 राइफल, 1 पिस्तौल और 300 से अधिक जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद की गई है। एसटीएफ ने अरवल पुलिस को हथियार तस्कर को सौंपकर हथियार का लाइसेंस की जांच करने का निर्देश दिया है। फिलहाल अरवल पुलिस ने इसके निर्गत हथियार की जांच कर रही है। अरवल पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि हथियार तस्कर झारखंड के रांची से अपने घर भोजपुर जा रहा था, तभी अरवल बाजार में इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के द्वारा हथियार तस्कर के परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के क्रम में हथियार तस्कर बीएसएफ का जवान बताया जा रहा है, जो करीब 1.5 वर्ष पूर्व त्रिपुरा कैंट से फरार चल रहा था। हथियार तस्कर रांची से हथियार लेकर आ रहा था। इसी दरमियान पटना एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद हथियार तस्कर आंख मिचौली कर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन एसटीएफ ने अरवल पुलिस को सूचित किया और सदर थाना अध्यक्ष शंभू पासवान ने इसको गंभीरता से लेते हुए वाहन जांच के दौरान हथियार तस्कर और उसके पत्नी, बच्चों और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और गिरफ्तार हथियार सप्लायर से पूछताछ कर रही है। से सूचना मिली थी, इसी के आधार पर पटना अरवल पुलिस ने अपना हेल्प करते हुए 2 3 की राइफल, एक जो रेगुलर लग रहा है इसकी जांच आवश्यक होगी, एक पिस्टल और 300 के आसपास में ये 3 की गोली, 140 7.6 टाइप की गोलियाँ वगैरह बरामद हुई हैं। फर्जी लाइसेंस भी लोग दिखा रहे हैं। लग रहा है प्राइमा फेसी ये गलत है। आदमी का नाम पता भी चेक करना पड़ेगा, क्या है अनुसंधान का चीज़। बता रहे कि रांची से लोग चले थे और मोहरनपुर भोजपुर में लेकर के लेना था। और पता करते हैं कि कहाँ लेके जा रहे थे, किसको लेना था। कितने लोगों को हिरासत में लिया? पूछताछ के लिए अभी परिवार के, उनके पति पत्नी, बच्चे लोग हैं। अभी अनुसंधान से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। कहाँ से मैंने ये हथियार जो है तस्करी या मैंने तस्करी का ही ये पार्ट है। तस्करी का ही ये पार्ट है। हथियार से तस्करी की जा रही थी हथियार के द्वारा। सबसे बड़ी बात है बीएसएफ का जवान है और ये इस तरह की अपने आप को बता रहा है। अपने मुख्यालय में बातचीत हुई है, देखें क्या बताते हैं। कहाँ पे पोस्टिंग है ये? नॉर्थ ईस्ट में बता रहे हैं। बीएसएफ के जवान हैं ये? मुख्यालय से हमने बातचीत किया है, उन्होंने बताया कि हम चेक करके बताते हैं।